शब्द 24:9। अवधु सो योगी गुरु मेरा, जो यह पथ का करे निबेरा। तरिवर एक मूल बिनु थाड़ा, बिनु फूले फल लागा। शाखा पत्र किछु नहीं वाके, अष्ट गगन मुख गाजा। पौ बिनु पत्र करह बिनु तुम्बा, बिनु जिभ्या गुण गावे। गावन हार के रूप न रेखा, सद्गुरु होए लखावे। पंचिक खोज मीनी को मारक, कहे कबीर दो भारी। अपरम पार पुरुषोत्तम मूर्ति की बलिहारी। हिंदी बिम्मी जी पढ़ेंगे। बिम्मी जी आप पढ़ोगे क्या हिंदी? नहीं, पढ़ लो अनामिका जी। भावार्थ। हेलो। भावार्थ। हे अवधूतो, वही योगी मेरा गुरु है जो प्रस्तुत पद का निर्णय करे। एक पेड़ है जो बिना जड़ के खड़ा है, उसमें बिना फूल खिले ही फल लगे हैं। अर्थात शरीरस्थ मेरुदंड गुदा से खोपड़ी तक एक ऐसा पेड़ है जो बिना जड़ के ही खड़ा है। यही हठयोग का आधार है। इसमें बिना फूल खिले ही षट चक्र रूप फल लगे हैं। इसमें डाली पत्ते नहीं है। यह 8वें सुरती कमल के आकाश में पहुंचकर गरजता है। वहां पौधे के बिना पत्ते हैं, अर्थात सुरती कमल के पत्ते हैं। वहां डंडी के बिना वीणा का तुम्बा है, अर्थात खोपड़ी का अतरंग भाग ही वीणा या तुम्बा है। वहां वीणा की मधुर ध्वनि होती है और बिना जीभ के गुणगान होता है, अर्थात अनाहत नाद बजता है। वहां गाने वाले की रूपरेखा नहीं है, वह तो सहज ध्वनि है। कोई योगी गुरु ही इसका रहस्य बता सकता है। कबीर साहब कहते हैं कि पक्षी और मछली के गए हुए मार्ग की खोज कर पाना कठिन काम है। इसी प्रकार योगी का पथ जहाँ दूसरे के लिए कोई चिन्ह नहीं छूटता, यहाँ साधक को अपना पथ बनाना पड़ता है। अथवा विहंगम मार्ग और मीन मार्ग, ये दोनों वहां पहुंचने के बड़े पथ हैं। जो वहां पहुंच जाता है वह वहां विराजमान ज्योति स्वरूप अपरंपार पुरुषोत्तम में समर्पित हो जाता है। विशेष हठ योगी लोग हठ योग द्वारा उपलब्ध शब्द ज्योति आदि को परम पुरुष मान लेते हैं, जो शरीर के विकार हैं। इन्हीं बातों का इस शब्द में बड़े व्यवस्थित ढंग से सकारात्मक वर्णन है। कबीर साहब ने हठ योग साधा था तथा उसकी सारहीनता देखकर उसका खंडन किया था। इसका एक विवाह के रूपक में अगले शब्द में मनन करें। जी सुरेश जी आप बताइए। बहुत बढ़िया बढ़िया। अनामिका जी ने बहुत अच्छा पाठ किया इसका, और आप सभी को साहिब बंदगी इतने दिनों तक हम एक दूसरे को मिस करते रहे। मुझे भी बहुत याद आती रही सभी की। और इस यात्रा के दौरान मैं करीब करीब 1 महीने अमेरिका में रहा और 5 से 6 दिन तुर्की में रहा। तो बात ये हुई कि तुर्की जाने का काफी पहले मार्च में करीब तय हो गया था। और वहां जाने के लिए मेरे लिए 2 आकर्षण थे, तुर्की के अन्य आकर्षणों के अतिरिक्त। एक तो ये था कि वहां पे एक सूफी परंपरा के बड़े संत रूमी हुए हैं, जिनका एक जो पूरे सूफीज में पूरी दुनिया में जिस तरह से भी फैला, उसमें उनका बड़ा योगदान है। और दूसरा नाजिम हिकमत एक बड़े पोएट हुए हैं, उनके बारे में जानना। और उसके अलावा तुर्की की संस्कृति, वहाँ के लोग, वहाँ का और दूसरी चीजें तो थी ही। और तुर्की जाने का एक बड़ा कारण ये भी था कि वहाँ का वीजा बहुत सरल था, ऑनलाइन वीजा हो रहा था, इसलिए भी तुर्की जाना हमने तय किया। परंतु बाद में हिंदुस्तान और पाकिस्तान का युद्ध हो गया और तुर्की की भूमिका को लेके भारत में एक तुर्की की छवि एक दुश्मन देश की तरह बन गई। तो मन बहुत खराब हुआ। लग रहा था कि जिस देश के समाज संस्कृति के बारे में हम जानना चाहते हैं वो हमारा अब इस युद्ध के कारण एक दुश्मन देश हो गया है। और बहुत सारे लोग जो तुर्की जाने वाले थे उन्होंने अपनी यात्राएं कैंसिल भी की।
और हमें थोड़ा मन में एक भय भी था कि ऐसा नहीं हो कि सरकार के प्रतिबंधों के कारण कहीं फ्लाइट में वहां तक जाने में कोई दुविधा उत्पन्न हो जाए, या वहां जाने के बाद हमारा किस तरह से हमारे साथ व्यवहार होता है भारतीयों के साथ, ये सब बातें मन में थी। उसके बावजूद भी हमने कभी सोचा कि कैसे मित्र देश के साथ जब दुश्मन पूर्ण व्यवहार हो जाता है तब भी उस देश को देखना चाहिए, या कई बार ऐसे व्यक्तियों के साथ भी हो जाता है जिनके साथ हमारे बहुत अनुभव नहीं होते हैं, तो उसके बाद भी कभी कभी हम हिम्मत करते हैं कि उन लोगों से भी फिर से संपर्क स्थापित किया जाए। तो इसी भाव से हम गए। तो मैं उसकी कुछ खास बातें आपको बता दूंगा, और यदि हमारे साथियों में से कोई कभी तुर्की गया हो तो उसे तो पता होगा ही। तो हम जब वहां पहुंचे तो यूं तो सामान्यतः वहां के जनजीवन में बहुत ही हिलने मिलने जुलने मजाक करने वाले लोग हैं, और बहुत स्वागत करते हैं, पर्यटकों का स्वागत करते हैं। और एक जो पर्यटकों के बारे में किसी भी देश में एक तरह से स्वागत होता ही है, क्योंकि वो उनकी आमदनी के सोर्स भी होते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इस्तांबुल शहर में एक ऐसा शहर है जो बीच में समुद्र है, और आधा एशिया में है और आधा यूरोप में है। तो हमारे दिमाग में जो मान्यता थी कि एक मुस्लिम कंट्री में बहुत ही दकियानूसी चीजें होंगी, और संभवतः हमने काफी खोज की कि वहाँ की यदि वहाँ पे एक ब्लू मस्जिद है, उसमें जाने के लिए कुछ रूल्स होंगे वगैरह वगैरह। लेकिन हमने ये पाया कि हमारी कल्पना से विपरीत वहाँ बहुत खुला हुआ जीवन है। वहाँ पे यहूदी रहते हैं। मैं उसके पॉलिटिकल पाथ के जो रोल है उसके बारे में बात संक्षेप में जो वहाँ के जनजीवन से पता चला, वो ये कहा कि देखिए, पॉलिटिक्स में जब कोई प्रधान बहुत कट्टरवादी आ जाता है, या किसी खास विचारधारा को मानने वाला आ जाता है, तब उस देश की जनता क्या करे, ये उसके डिसीजन होते हैं। पर वहाँ के जनजीवन में भी वहाँ के जो हेड हैं इस समय वर्तमान में, उनके प्रति कोई बहुत अच्छी भावना नहीं थी। वो यही कह रहे थे कि इन्होंने हमारे देश को एक कट्टर देश की तरह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो हम लोगों को ये तुर्की का जो खुलापन है वो प्रभावित करता है, दूर करता है। तो एक तो ये था कि रेस्टोरेंट्स में मोटे तौर पर बहुत अच्छे से किसी के पास, मतलब ऐसा कम देखने में आता है, किसी के पास यदि कोई छोटा बच्चा होता तो वो एक बिल्कुल छोटा सा न्यू कंबल उसके लिए ला के देते। आपको यदि ठंड लग रही है तो आपको शॉल देते हैं ओढ़ने के लिए, आपके पास अंगीठी ला के रखते हैं। और इस तरह से जो सामान्यतः अमेरिका या दूसरे ठंडे देशों में ये सब देखने नहीं मिलता। और आपके लिए जो डिश बनाते हैं और यदि वो ला के देते हैं तो खूब सारे रेस्टोरेंट में जो लोग होते हैं तालियां बजवाते हैं। कुछ खास तरह की 1-2-4 तरह की डिश होती हैं, बनाते हैं तो वो होता है। का वहाँ है ऑफिस में, संग्रहालयों में, मस्जिदों में और दूसरे भी पर्यटक स्थलों में हमने कहीं नहीं देखा कि बिल्लियों को कोई रोक टोक कर रहा हो। वो कहीं, और घर के सामने छोटे छोटे घर भी बना के रखे हैं बिल्लियों के लिए, उनको खाना देते हैं। एक छोटा सा घर भी उसके लिए बना देते हैं घर के सामने। होटलों में, रेस्टोरेंट में, सब जगह वो पाई जाती हैं। पर वो हमने पूछा भी लोगों से, पर वो इतनी समझदार होती हैं कि कुछ गंदगी हर कहीं नहीं करती हैं। शायद वो एक लंबे समय से एक ट्रेनिंग का उनका हिस्सा हो गया होगा। तो कई बार ऐसा होता है ना कि जानवर भी ट्रेंड हो जाते हैं जहाँ पे जैसी परंपरा होती है उस तरह से। तो फिर वहाँ के जो भी पर्यटक स्थल थे, मिठाइयाँ वहाँ की बहुत अच्छी थी। मतलब तुर्किश जो मिठाइयाँ हैं वो बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही अच्छी। वहाँ पे चाय बहुत तरह की थी जो फ्लावर्स की थी, जिसमें कई तरह के फ्लेवर थे, और उसमें शक्कर भी नहीं डाली जाती, और बस सिर्फ गर्म पानी में उसको डालिए तो जैसे अपने यहाँ पे ग्रीन टी बनाते हैं उस तरह की वो होती है, और बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छी। और बहुत सारे प्रकार की जो वहाँ की स्थानीय कलाकृतियां हैं वो बहुत अच्छी थी। और उसके अलावा
जिस तरह से कलकत्ता में ट्रेन चलती है, 20 सड़कों के बीच से इस तरह की ट्रेन चलती है, 6-8 डिब्बे होते हैं उसमें, परंतु दोनों तरफ ना तो कोई बैरियर लगे होते हैं पूरे बीच बाजार में से, परंतु वहां पे किसी प्रकार का लोगों में शायद बच्चे भी उस पटरियों पे नहीं आते हैं और धड़ाधड़ बिल्कुल सड़क के उसके पीछे कारें और मोटरसाइकिलें भी चलती हैं उस ट्रेन के पीछे। तो हमें बड़ा आश्चर्य इस बात का था कि इतने बड़े भरे बाजार में से ट्रेन गुजर रही है और उसके दोनों तरफ कोई ऐसे बैरियर्स भी नहीं लगे हैं, फिर भी उसके बावजूद भी। तो मुझे ये बात समझ में आई कि जहाँ का साफ सफाई तो बहुत अच्छी थी ही, और बहुत छोटी छोटी पतली पतली सड़कें हैं, और उसके दोनों तरफ अपने घरों से टेबल लगा के बैठे हुए लोग, और आते जाते लोगों से बात करना, मतलब वहाँ का एक बहुत सामान्य प्रक्रिया है कि यदि आप निकल रहे हैं तो आपसे कोई हल्के से बात करेगा, यदि आपकी रुचि होगी तो आप थोड़ी खड़े होकर भी बात कर सकते हो उससे, परंतु हर गली के किनारे इस तरह से बैठ के, और वो सब बहुत ही आकर्षित था। अब हमारी जो रुचि थी, जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक तो रूमी, जो मौलाना जलालुद्दीन रूमी 1207 से 1273 के एक इस्लामी सूफी परंपरा के महान कवि, दार्शनिक और आध्यात्मिक शिक्षक हुए हैं, और उनकी शिक्षाओं में प्रेम, ईश्वर से मिलन और आत्मा की शुद्धि पर उनका काम ज्यादा है। तो हम उस स्थान को देखने गए, और वो स्थान ऐसा था कि वो वर्ल्ड हेरिटेज में उसको रखा गया है। तो जिस तरह से हम अपने देश में सुनते हैं कि सूफी नृत्य के नाम से हम उसको जानते हैं, तो उसको हम समझना चाहते थे कि वो क्या है। अब वहां पर एक ऐसा गोल हॉल था, और जिसमें करीब 200 से 250 लोग, बहुत वहां के नियम थे कि मौन आपको वहां पे रहना है, और किसी प्रकार का वीडियो शूटिंग या किसी प्रकार की बातचीत नहीं करना है। तो उसके टिकट्स थे, और काफी पहले से वो बुक करना होते हैं, क्योंकि काफी लाइन होती है उसमें, और दुनिया के कई देश के लोग उस को देखने के लिए गए। तो संक्षेप में मैं उसके बारे में बताता हूँ। उसको वो सेमा समारोह कहते हैं, है ना। और उसमें एक तरह से सारे लोग बहुत मौन और शांत चित्त अवस्था में बैठते हैं, और एक ऑर्केस्ट्रा शुरू होता है। और फिर ऐसे 5 लोग, जो वो लंबी टोपी पहने हुए, हम कहते हैं सूफी टोपी पहने हुए लोग, बहुत ही डिसिप्लिन से वहां आते हैं और नृत्य करते हैं। और उसमें बांसुरी वादक होता है, ढोल वादक होता है, एक भजन गायक होता है। वो लोग भी अपने उसी तरह के सफेद कपड़े, और उस तरह से जो तुर्की टोपी कहते हैं जिसको हम, उसमें उसको मुत्रिब कहा जाता है उसको, उस समूह को। जैसे हम हमारे यहाँ पे भजन मंडली कहते हैं ना, ऐसे वहां पर मुत्रिब कहते हैं उसको। तो उसमें जाकर हमने उसको 1 घंटे तक उस नृत्य को देखा, उस सूफी नृत्य को। तो उसका मतलब समझने की कोशिश की, वहां के लोगों से बात किया, तो उन्होंने बताया कि इस्लामी दुनिया में एक मेवलेवी संप्रदाय है जो बहुत ही प्रतिष्ठित है, और उसका मुख्य उद्देश्य अपनी बुरी आदतों से मुक्ति है, और ईश्वर के प्रति, अल्लाह के प्रति प्रेम है, एक जीवन शैली है और एक दृष्टिकोण है। और वो इस तरह से मानते हैं कि जिस तरह से बर्फ और पानी में कोई भेद नहीं होता, उसका रूप अलग अलग होता है, उसी तरह से हम ईश्वर के साथ हैं। तो यदि हम बर्फ के रूप में हैं तो ये समझ लीजिए कि हम उसी के अंश हैं, परंतु हम बर्फ के रूप में हैं, और यदि हम पिघल जाएं तो हम पानी के रूप में हो जाएंगे, पर हम हैं एक ही। तो ये विचार जो था वो कबीर के और हमारे देश के निर्गुण संतों से काफी मिलता जुलता था। और कबीर साहब ने कहा भी है कि घट बिच कुंभ, कुंभ बिच जल है, बाहर भीतर पानी, टूटा कुंभ जल जल ही समाना, ये सब अकथ कहानी। तो ये पूरी जो सूफी परंपरा है वो पूरी तरह से प्रेम और सहिष्णुता से भरी हुई है, और उसमें इस पूरी परंपरा को बचाए रखने के लिए, इसकी पवित्रता को बचाए रखने के लिए वो लगातार वहाँ के विश्वविद्यालय और वहाँ के संस्थान उसको बचाए रखने के लिए प्रयासरत रहते हैं, और सब जगह उसके बारे में पढ़ाया भी जाता है। और हम हमारे देश में भी हम सूफी नृत्य करके आजकल तो होटलों में, दूसरी जगह काफी बात होती है, परंतु वो एक तरह से नृत्य से ज्यादा वो एक आराधना था, और एक तरह से प्रार्थना, और एक तरह से इबादत।
तो अब उसके मीनिंग हमने समझने की कोशिश की, तो उसमें 7 नृत्य होते हैं, है ना। तो पहले ऑर्केस्ट्रा शुरू होता है और पहला नृत्य जो चलता है वो उसमें एक हाथ ऊपर की तरफ होता है यानी आसमान की तरफ, और दूसरा हाथ जमीन की तरफ होता है। और उसका पूरा का पूरा मतलब होता है कि मतलब इस ब्रह्मांड में परमाणु से लेकर सौर मंडल की प्रत्येक चीज गोल चक्कर में घूम रही है ना। वो जो नृत्य अपन एक रिदम से जो गोल गोल घूमते हैं, उसके ब्रह्मांड प्रत्येक चीज, चाहे शरीर का हमारा रक्त हो, चाहे हमारे पेड़ पौधों का जीवन हो, चाहे हमारा जीवन हो, तो उसका गोल गोल घूमने का अर्थ है कि प्रत्येक चीज जो है वो प्रवाहमान है और वो एक गोल चक्कर में घूमती रहती है। और ये एक आध्यात्मिक यात्रा है ना, ब्रह्मांड से परमाणु तक, और हमारे शरीर के रक्त से लेकर प्रत्येक चीज एक चक्र में है, घूमती रहती है। तो वो जो चक्र है वो पहला चक्र ये बताता है। 7 चक्र इस तरह से होते हैं। पहला चक्र इस तरह बताता है कि हम सूर्य की तरह हैं, जो मतलब जो किसी से भेदभाव नहीं करता। पहला राउंड उनका होता है बिल्कुल एक सी गति से, उनकी पदचाप गोल गोल घूमते हुए, उनकी गर्दन बिल्कुल सीधी, उनका एक हाथ जमीन की तरफ और एक हाथ ऊपर की तरफ। जमीन की तरफ नहीं, मतलब फैला हुआ हाथ रहता है कंधे से, पर उंगलियां नीचे की तरफ होती, और एक हाथ ऊपर की तरफ होता है। वो ये बताता है कि हमें जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है इस पूरे ब्रह्मांड से प्राप्त हो रहा है, और उसको हमें इस धरती पर फैलाना है ना। ये संदेश है उसका। तो वो ये बताते हैं पहले राउंड में कि सूर्य, मतलब बोलते नहीं है, उनका अर्थ होता है कि सूर्य की तरह दया और करुणा फैलाएं। सूर्य की तरह जो जिस तरह से सूर्य अच्छी चीजों को, बुरी चीजों को, सबको अपने प्रकाश से प्रकाशित करता है, उस तरह से हम प्रकाशित करें यदि हम प्राकृतिक तत्व को अपने जीवन में उतारने का ये तरीका है। दूसरा वो कहते हैं कि रात की तरह दूसरों की गलतियों को छिपाएं, मतलब बुराई, ईर्ष्या, इस तरह की चीजों को जितनी आप ना बोलें वही अच्छा है। तो वो बताते हैं कि मतलब जिस तरह से रात में सब चीज छिप जाती है, इसी तरह से अपने व्यक्तित्व में जो बुराइयां हैं, ईर्ष्या है, कपट है, द्वेष है, उसको छिपाएं। तीसरा वो जो राउंड होता है वो होता है क्रोध में मृत प्राय हो जाए, मतलब क्रोध में जैसे मृत्यु हो जाती है आदमी की, उस तरह से हो जाए कि वो क्रोध पर कुछ ना करे। मतलब जैसे एक मृतक आदमी कुछ नहीं करता, इसी तरह से क्रोध में संयम बढ़ते हैं, मतलब उस समय रुक जाए जब भी आपको क्रोध आए। तो ये अभ्यास की बात है। वो तो तीसरा राउंड उनका ये होता है कि क्रोध में मृत प्राय बने। चौथा राउंड होता है कि नदी की तरह, दरिया की तरह, उदार जल की तरह व्यवहार करें। जिस तरह से पानी सबके साथ व्यवहार करता है, चाहे आप बीमार हो जाएं, चाहे आपको कोई दवा खाना हो, चाहे आपको भोजन पकाना हो, चाहे आपको और कुछ भी काम करना हो, तो ये दरिया की तरह उदात्त भाव, उदार जल की तरह हो जाए। तो ये जो चौथा राउंड उनका होता है वो इसके लिए होता है। पांचवा राउंड होता है सहिष्णुता में महासागर की तरह विशाल बने, मतलब इतने क्षमावान बने जैसे महासागर सबको क्षमा कर देता है। चाहे आप उसमें अनेक पशु पक्षी, मतलब अनेक प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, आप गंदगी भी फेंकते हैं, सब कुछ करते हैं, पर सहिष्णुता में महासागर की तरह विशाल बने। फिर छठवां राउंड जो होता है कि पृथ्वी की तरह नम्र और विनम्र बने। जिस प्रकार से पृथ्वी नम्र है, विनम्र है और सब को जीवनदायी है, उस तरह से नम्र और विनम्र बने। और सातवां राउंड जो होता है कि जो है जैसे हैं वैसे दिखें, है ना। तो सच्ची और ईमानदार अपनी पहचान बनाएं और वैसे रहें भी। तो ये 7 सिद्धांतों के तहत उनके 7 राउंड होते हैं, और उसके बाद फिर उसका समापन होता है। फिर उसकी और दूसरी टेक्निकलिटीज हैं, वो अलग है, लेकिन मुख्य तौर पे मैं व्यक्तिगत रूप से मैं सूफीज्म को जिस तरह से समझता था या नहीं समझता था, वहां जाके मेरी ये दृष्टि विकसित हुई कि ये पृथ्वी पर अलग अलग धर्मों के द्वारा भी जो मूल विचार है वो भुला दिए गए हैं, और जो मूल विचार हैं, जो संतों के विचार हैं, जो सूफियों के विचार हैं, उनके बीच में प्रेम, भगवान और व्यक्ति, मतलब लगभग वो एक ही स्वरूप में है। तो ऐसा तो ये मुझे काफी रुचि थी इसको देखने में और समझने में, तो काफी मुझे अच्छा लगा और एक समझ भी विकसित हुई। दूसरी मेरी कोई समझा भी रहा था, मतलब जैसे जो आपने सारा बताया। नहीं, वहाँ पे बोर्ड लगे हुए थे, उससे मैंने पढ़ा और लिखा उसको। अच्छा। वो मतलब चूंकि एक तुर्की भाषा थी,
तो हमारे पास तरीका सिर्फ ये था कि हम ये ट्रांसलेटर से ट्रांसलेट करके, पर वो काफी समय उसमें लगता, पर उन्होंने अपने पूरे सिद्धांतों को एक बड़े बैनर्स में बना के रखा था। इसी तरह वहाँ की जो नीली मस्जिद है उसमें एक बहुत बड़े बड़े बोर्ड्स में बता के रखा था कि मुस्लिम्स का दुनिया के लिए क्या योगदान है, और काफी पॉजिटिवली मतलब उन्होंने मतलब एक हम मुस्लिम्स को जब देखते हैं तो एक कट्टरता और एक इस तरह की चीजों से देखते हैं, पर उसके पवित्र विचार की तरफ हम लोगों के ध्यान कम जाते हैं, क्योंकि हम जैसे वर्तमान में देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि भाई ज्यादातर वो जिस तरह की साम्राज्यवादी गतिविधियों में या आतंकवादी गतिविधियों से जुटे हुए तो वो वाला पक्ष ही आता है। पर जैसे हमारे यहाँ पे अभी हम देखते हैं कि धर्म का पाखंड वाला स्वरूप सामने आता है, मूल स्वरूप तो लगभग बहुत कम चर्चा में होता है कि मुख्य धर्म क्या है, उसी तरह वहां भी है। हाँ जी। और ये इस्लाम का ही, सूफिज्म भी वैसे तो इस्लाम से ही निकला, तो जो जहाँ पर उन्होंने उससे नहीं अग्री किया, वो जो कट्टरिज्म से अग्री ना करते हुए जो बिल्कुल पाक वाला है वो सूफिज्म बन गया। बिल्कुल 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 ठीक कह रहे हैं आप। वही, पर ये मैंने उसको जानने की कोशिश की, तो और काफी मतलब ये है कि जो इस तरह का विचार है इसका प्रचार प्रसार करने, इसको जीवन में उतारने के प्रयास सारी दुनिया के हर एक धर्म अपने अपने ढंग से करते हैं, और ये परंपरा को उन्होंने बना के रखा है। और जो लोग सूफीज्म को समझने की कोशिश करते हैं वो उसके पूरे भाव को समझते हैं। जैसे मुझे नहीं मालूम था कि नृत्य का क्या मतलब है इनके, जैसे मुझे नहीं मालूम, तो वो इतना 1 घंटे तक एक इतना एकाग्रता से होता है कि उस हम एकाग्रता शब्द की बात नहीं करते, उसको देख के समझ में आता है कि एकाग्रता किसे कहते हैं, इतना एकाग्र होता है वो। तो एक तो ये है। और किसी को कुछ कहना है इस विषय पर? मैं आपसे ये भी पूछ रहे थे, जैसे आप अभी गए, अमेरिका गए, उसके बाद तुर्की गए, तो आप जैसे फैमिली के साथ गए या कोई ऐसा ग्रुप के साथ ही आपका यही मैं फैमिली के साथ ही, मेरी वाइफ मेरे साथ थी और मेरी बिटिया मेरे साथ थी, है ना। आपकी फैमिली भी पूरी उस वे से इंटरेस्टेड रहती है ये सब कुछ, क्योंकि इतना गहराई से समझना है, तो जब तक हाँ नहीं मतलब आप उतना टाइम दे रहे हैं उसको समझने में ही, और बाकी लोग हम जैसे हमारी फैमिली में तो होता है कि सबके अलग अलग, तो कोई इतनी देर नहीं, मैं सबके अलग अलग जो मतलब उनको अच्छा लगता है उसके लिए भी पूरा समय देता हूँ। आपने दिया, हाँ। तो जैसे उन्होंने आपके इंटरेस्ट की रिस्पेक्ट की, आपने उनके इंटरेस्ट की रिस्पेक्ट की। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो उसमें ये होता है कि बाजार भी पूरी तरह से दिखाया जाता है, और शॉपिंग भी करवा दी। हाँ, मतलब होता ये है कि जब हम यूरोप में, अमेरिका, आप लोग तो काफी लोग जाते हैं तो वहाँ पे हमें लगता है कि क्या खरीदने जैसा तो कुछ भी नहीं नजर आता, जो पैसे की दृष्टि से, महंगाई की दृष्टि से भी, तो लेकिन फिर भी कुछ लगता है ऐसा छोटा मोटा कि हाँ कुछ खरीदा जा सकता है। तो खासकर वहाँ पे एक वहाँ ग्लास आता है, वो टूटता नहीं है, मतलब ऐसा ग्लास नहीं देखा मैंने, कम से कम 50 बार वो खड़े हो जाते हैं उसके ऊपर, लेकिन वो टूटता नहीं, तो वो ग्लास में लाया हूँ, जब मौका मिला तो बताओ। तो उसमें क्या उन्होंने बताया कि क्या डालते हैं? क्यों? कुछ नाम है उस गिलास का, उसी में चाय पीते हैं सब लोग, क्योंकि वो टूटता नहीं है। हाँ, छोटे छोटे गिलास होते हैं, जैसे वाइन पीने के छोटे गिलास होते हैं ना, उसी तरह के छोटे छोटे गिलास होते हैं। पर वो कहाँ है, ये टर्की में कि ये अमेरिका में है? ऐसे टर्की में। हाँ, मैं अमेरिका की बात एक आध थोड़ी सी करूंगा। अब दूसरी बात जो मुझे वहां आकर्षित कर रही थी वो थी, एक नाजिम हिकमत करके एक पोएट हुए हैं, तो इस्तांबुल में उनका एक सांस्कृतिक केंद्र है, और जाहिर है कि वो वहाँ की तुर्की में जो भी जब भी कट्टरवाद आया तो उसके खिलाफ लिखने वाले एक पोएट है वो, उनका नाम है नाजिम हिकमत। तो नाजिम हिकमत को वहां पे गिरफ्तार कर लिया गया। 1902 उनका जन्म और 1963 में उनकी मृत्यु हुई, और इस 61 साल में नाजिम हिकमत जो हैं वो 18 साल जेल में रहे, तुर्की के
बुरसा जेल में वो 18 साल तक रहे। 1949 में उनकी रिहाई के लिए पाब्लो पिकासो, आप जानते हैं बहुत बड़े चित्रकार हैं पाब्लो पिकासो, है ना, पाल रोलसन, जिया पाल सात्र नोबेल प्राइज मिला है इनको, पाब्लो नेरूदा एक दुनिया के बहुत बड़े विचारक हैं। इन सब लोगों ने एक विश्वव्यापी अभियान छेड़ा कि उन्हें रिहा किया जाए, परंतु वहां की सरकार ने उनको रिहा नहीं किया और उनको देश से निकाला कर दिया। तो वो रशिया में फिर उनको रखा गया और मृत्यु उनकी रशिया में हुई। उन्हें विश्व शांति पुरस्कार मिला और उसके बाद जब मृत्यु के पश्चात तुर्की ने उनको नागरिकता दी। अब तुर्की में उनके नाम पर बगीचे हैं, तुर्की में उनके नाम पे, अब मुझे ये बड़ा कॉम्बिनेशन अजीब लगे, बगीचे हैं उनके नाम पे, चौराहे हैं और उनके नाम पर एक बड़ा सांस्कृतिक केंद्र है। तो उनकी एक मैं आपको एक कविता सुना देता हूँ, उससे समझ में आएगा आपको कि उनकी कविता है कि जब से कैद किया गया है मुझे, जब से कैद किया गया है। एक जो प्रश्न किया और वो मेरा हमेशा से रहा भी कि हमारे देश में हमेशा से जैसे देवी को पूजा गया, मतलब जहाँ पर फीमेल सेक्स की बात आई तो वो फीमेल जेंडर की, तो उसको हमेशा वैसे पूजा गया। पर हमारे वो उसको हमने एक तरह का ना, वो एक क्या कहो, एक वो डेकोरेटेड आइटम की तरह रख दिया और उसको अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति में नहीं उतारा। तभी औरतों का जो शोषण होता रहा शुरू से और वो जो बराबरी का उनको हक नहीं मिला, वो यदि आप वेस्ट में जाओ तो वहां पर दिखता है कि उनके वहां पर ऐसे कोई संत या उस तरह से उनकी पूरे कहीं पर भी वो रिलीजन में भी कहीं पर भी वो वैसे वो कोई मेल फीमेल वाला, वो फीमेल कोई उभर के कोई जैसे गॉडेस कोई वो है नहीं। पर हमारा इतना होने के बावजूद हमने उसको क्यों खो दिया वो मुझे एक समझ नहीं आता। थोड़ा सा लगता है कि हाँ शायद हमारे देश में वो गरीबी रही, वो लोग डेवलप्ड हो गए और वो जब एक बार डेवलप, जैसे हमारे यहाँ पर गरीबी है अभी भी, आम इंसान जो है वो मतलब और चीजों के बाद में सफाई, नॉट अबाउट द फीमेल और द LGBT, अबाउट अदर थिंग्स, चाहे सफाई को लेके है या जो भी वो हमारा शायद ऐसे, क्योंकि हम लोग एक तो पॉपुलेशन ज्यादा हो गई, हम डेवलपिंग कंट्रीज डेवलपिंग में ही रह गए और हमारा जो आम आदमी है वो अभी भी रोटी कपड़ा और मकान की ही जद्दोजहद में लगा हुआ है। उनका वो हैंडल हो गया और वो हो गया, वो कहते हैं ना कि भूखा पेट वाला इंसान थोड़ा पूजा करेगा, उसको तो वो पहले अपने आप को ही वो कर ले। तो वही वहां पर है कि उनका वो सेटल हो गया तो उन्होंने और बातों को ध्यान दिया और हम लोगों के वो शायद मतलब जो एक छोटा सा रीजन मुझे भी सफाई और जो और चीजों में वो लगता है, पर औरत का सम्मान और अभी भी इनइक्वालिटी इतनी ज्यादा है, वो मुझे समझ नहीं आता कि कहाँ हम वो रह गए। और हमारे तो संस्कृति कल्चर में हमेशा से था, तो हमने क्यों नहीं उसको बचा पाए, हम वो क्यों विफल हुआ उसमें। ठीक है, इस पर मुझे लगता है कि दूसरे लोग भी अपनी राय दे सकेंगे और इसकी जड़ों में इसकी जो जैसे हम अपने देश के जो संतों की बातें हैं उसको हम अपने सामाजिक जीवन में नहीं उतार पाए। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। और अमेरिका और यूरोपियन कंट्री का आध्यात्मिक जीवन कमजोर है, मतलब आध्यात्मिक जीवन में खालीपन है और हमारे देश में सामाजिक जीवन में खालीपन है। मैं इसको इस तरह से देखता हूँ, ये मैंने कहा भी कि हमारे देश में ये सब बातें हैं लेकिन हम अपने सामाजिक जीवन में उनको नहीं ला पा रहे हैं। और आपके देश में ये सब चीजें हैं और आपने उसको अपने सामाजिक जीवन में उतार लिया, परंतु इसका जो आध्यात्मिक पक्ष है वो आपके यहाँ पे उसकी जरूरत है। यदि हम ऐसा करके देखें तो यानी वेस्ट को
दूसरे देशों को हमारे देश की जो नैतिकता है, मूल्य है, ये और डेवलप हो जाए तो वो पूरी तरह से समृद्ध हो जाएंगे। हमारे यहाँ पे यदि सामाजिकता डेवलप हो जाए तो हम भी पूरी तरह से, तो एक एक पक्ष है दोनों जगह यदि कंपैरिजन करके देखें तो मुझे लगता है कि इसका जो मूल कारण है वो हमारे देश में एक तरह का एक जो धार्मिक पाखंड है ना। हमारे देश में ओरिजिनल जो धर्म है उसकी बजाय जो हमने हमारे यहाँ पे हर चीज में पाखंड है। तो उस पाखंड के कारण, जैसे अमेरिका में मैंने देखा कि मैं एक आप घूम के आते हैं। हाँ, अमेरिका में एक चीज और है कि यदि उन्होंने कुछ, जैसे वो कहते हैं कि हमने नेटिव अमेरिकन को मारा, और वो कहते हैं कि हमने मारा मतलब वहाँ की एग्जीबिशन में गया था, बर्कले यूनिवर्सिटी की एक एग्जीबिशन थी, उसमें अमेरिकन ने वहाँ के नेटिव इंडियंस को कितने मारा, इसकी पूरी एग्जीबिशन लगी हुई थी। जापानियों को हमने मारा, उन्होंने एक एग्जीबिशन थी, उसमें एग्जीबिशन नहीं थी, एक टापू था, उसका नाम मैं अभी भूल रहा हूँ। तो हम वहाँ गए तो वहाँ पे जो गाइड थी उसने पूरा एक जापान के लोगों को कहा कि जब जापान के साथ युद्ध हुआ अमेरिका का, तो अमेरिका ने उनको कहा कि इस समुद्र के किनारे सब लोग आज रात को 8 बजे तक यहाँ आ जाए अपना घर छोड़कर। और वो सब लोग वहाँ घर छोड़कर आ गए अपने बच्चों को लेकर, और एक बहुत बड़े से जहाज में बैठा के वहाँ के लोगों को ले जाया गया। तो बच्चे पूछ रहे थे, बड़ी कारुणिक बात थी, मुझे तो लगभग रोना आ गया कि बच्चे पूछ रहे थे कि हम कहाँ जा रहे थे। उनके माता पिता अपने आंसुओं को छुपाते हुए बता रहे थे कि हम पिकनिक मनाने जा रहे हैं। और उसके बाद उनको एक स्थान पे ले जाया गया, और उसके बाद वो गाइड बता रही थी, अमेरिकन गाइड थी, वो बता रही थी कि उसके बाद उनको वो कहाँ गए कभी भी नहीं पता है। उन लोगों को मार दिया गया, कौन से तरीके से मारा ये भी पता नहीं है। और उनकी यादों में उनके जो बच्चों के खिलौने थे, उनके जो बैग्स थे, उनके जो कपड़े थे, उनके वो वहां पे एक एग्जीबिशन लगी हुई है कि हमने जापानियों को इतनी क्रूरता से मारा था। और मतलब हमें दुख है इस बात का, लेकिन ये सही बात है और वो कहते थे कि युद्ध में और प्यार में कोई वो नहीं होती है, मतलब कोई नियम नहीं होता, कोई कानून नहीं होता, इसलिए ऐसा हुआ। लेकिन हमारे देश ने ये बुरा किया, लेकिन हम उसको छुपाते नहीं है। ऐसे ही एक हम बिजली संयंत्र बना था, वहां पर कुछ आदिवासी जो नेटिव अमेरिकन रहते थे उनको वहां से विस्थापित किया गया। तो जब विस्थापित किया गया तो उनके फोटोज और वो बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं कि पहले यहाँ पे ये नेटिव अमेरिकन रहते थे। और आपको पता ही होगा कि वहां पे 4.5 करोड़ भैंसों को मारा गया था ये औद्योगिक क्रांति के लिए, जो मशीनों के लिए चमड़े की जरूरत थी, तो 4.5 करोड़ भैंसों को मारा गया था वहां के नेटिव्स की। और उसके बाद उनको कंबल में बाहर छोड़े गए थे अमेरिका में, ये बताने के लिए कि मैं इससे आपको ठंड से मुक्ति मिलेगी, और उसमें बैक्टीरिया छोड़ दिए गए थे और उन कंबलों को ओढ़ के नेटिव अमेरिकन मर गए बड़ी तादाद में। तो वो, लेकिन मैंने ये बहुत आश्चर्यजनक बात भी थी मेरे लिए कि इस बात को बहुत ईमानदारी से बताते हैं। भारत में कोई भी धार्मिक व्यक्ति ये नहीं बताता है कि हमने अपने देश के जो नेटिव्स थे, आदिवासी हैं, दलित हैं या महिला है, उसके साथ क्या क्या अत्याचार किए हैं और करते हैं, है ना। हमारे यहाँ सती प्रथा थी, कोई भी संत महात्मा नहीं बताता है कि इतनी बड़ी प्रथा, ये ऐसी प्रथा थी कि महिला को अग्नि में जला दिया जाता था, या उसके साथ बलात्कार आज भी किए जाते हैं। तो हमारे यहाँ भी ये बहुत अजीब सी बात है कि हम अपनी संस्कृति को महान बताते हैं, सत्यता को नहीं बताते, है ना। तो कहते हम धर्म की रक्षा कर रहे हैं, तो धर्म की रक्षा कैसे होगी? वही धर्म का पालन करने से धर्म बचेगा, धर्म की रक्षा कैसे करोगे आप? धर्म का पालन करने लोग, उसकी रक्षा अपने आप हो जाएगी। लेकिन हमारे यहाँ पे हम कहते हैं कि हम तो धर्म की रक्षा कर रहे हैं, हम गाय को बचा रहे हैं, गाय भूखी मर रही है? तो हमारे यहाँ पे इस तरह की ईमानदारी से चीजों को स्वीकार करने की कि हाँ महिलाओं के साथ हमने ठीक नहीं किया है, ये कोई हाँ अछूतों जैसा हमने लोगों के साथ व्यवहार किया है, इसको कोई भी धार्मिक आदमी नहीं कहता। तो जब तक आप उस चीज को स्वीकार नहीं करोगे, बदलेगी कैसे वो? तो हमारे यहाँ पे एक बहुत धार्मिक पाखंड जो है ना, इसी का तो कबीर और दूसरे संतों ने विरोध किया है कि भाई आप स्वीकार ही नहीं करोगे। तो ये हमारे यहाँ पे एक दिक्कत है कि हम सच बातों को स्वीकार नहीं करना चाहते, और जो हम सच बातें हमारे सामने आती हैं तो उसको संस्कृति के नाम पर, धर्म के नाम पर छुपाते हैं। तो इस तरह का कुछ हो सकता है, और दूसरे लोग भी अपने विचार करें। तो अब बताइए सविता जी, इस पद को आज करें कि क्या कि अगले बार के लिए छोड़ें इसको?
इस पे चर्चा खत्म कर लें। हाँ, इसी पे मेरे ख्याल से तो बताइए, और बाकी विमी जी आप बताइए यदि मेरे ख्याल से तो इस पर चर्चा कर लें। अब दूसरे लोग शेयर कर लें सबको, अभी अभी अपना हाँ, 15 तो मिनट। मेरे ख्याल से ये जो कॉमन डिस्कशन जो अभी चल रहा है ना, इसके ऊपर भी बस खत्म कर देंगे फिर ये हाँ सब जी, रिव्यूज हाँ। ले लेते हैं। ठीक जय है। श्री कृष्ण। हाँ जी, बोलिए नीलम जी, आप बोलिए। हाँ, विपिन जी ने एक सवाल करा कि लेडीज की इज्जत नहीं होती थी, लोगों औरतों को दबाया जाता था। तो एक समय था भारत में, प्री पार्टीशन की बात कर रही हूँ, जब लेडीज जो घर का अंदर का जो राज्य होता था उसकी वो रानी होती थी। वहां पे जेंट्स को अलाउड नहीं होता था अंदर जाना, और वहां पे लेडीज को पूरे अपने घर में, तब एक डिवीजन थी कि लेडीज को घर देखना, मतलब ये बहुत पुराने टाइम की बात कर रही हूँ। लेडीज को घर देखना है और जेंट्स को बाहर कमाना है। तो एक दालान होता था, जहां तक जेंट्स आते थे उसके अंदर लेडीज, उसके अंदर जेंट्स नहीं आते थे। और घर की जो बड़ी लेडी होती थी उसका बहुत राज्य होता था, और घर के अंदर और कई चीजों में लेडीज को बहुत मान दिया जाता था। पर अब उसके बाद एक भारत आजाद हुआ और फिर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस और हो गई, और उसके बाद लेडीज बाहर निकल के पढ़ लिख के कमाने लगी। तो एक खिचड़ी कल्चर हो गया है, ना तो वो घर का पूरा देख रही हैं, ना पूरा बाहर का देख रही हैं, और खिचड़ी बन गया। जेंट्स भी घर और बाहर दोनों देख रहे हैं, और लेडीज भी घर और बाहर दोनों देख रहे हैं। तो खिचड़ी कल्चर में हमारा अपना कल्चर जो है ना मिक्सचर सा बन गया है। पर लेडीज को बहुत इज्जत दी जाती है। मेरे को अपने ताई जी के जमाने में याद है, हमारी ताई जी जो कहती थी, सबसे बड़ी ताई जी जो कहती थी, वो एक पत्थर की लकीर होता था, वो चलता था। पर बाद में वो जमाना बदल गया और हम अब खिचड़ी में पड़े हुए हैं। खिचड़ी में हमें समझ नहीं आ रहा कि हम कौन सा रूल फॉलो करें और कौन सा नहीं। इसकी वजह से ये सब हो गया है। दूसरे धर्म के मामले में भी हमारा, स्पेशली नॉर्थ इंडिया का इतना इन्वेजन हुआ है कि हमारा जो ओरिजिनल धर्म है ना, उसको मतलब सत्यानाश हो गया है एक तरह से। कभी कोई आ रहा है वो हमें लूट रहा है, कभी कोई आ रहा है हमें लूट रहा है। साउथ में फिर भी धर्म इतना कट्टर क्यों हो? वो अपने धर्म को फॉलो करते हैं, वहाँ संस्कृत चलती है, वहाँ पूजा पाठ के नियम चलते हैं, क्योंकि वहाँ उतने हमले नहीं हुए। नॉर्थ इंडिया में इतने हमले हुए हैं, तो हमारा सब कुछ खिचड़ी बन गया है। तीसरी समस्या है हमारी पॉपुलेशन। इतनी पॉपुलेशन है कि कौन संभाले, कैसे संभाले, और उसकी वजह से गरीबी की है। गरीबी की वजह से लोग अब बड़ी जल्दी मोल्ड हो जाते हैं। जिसको मोल्ड करना हो, धर्मांतरण करना हो, उसको जरा सा पैसा दीजिए और ये कर दीजिए, वो कर देगा। तो पहले तो जरूरत है खाना, रोटी, कपड़ा और मकान, उसके लिए लोग बदल जाते हैं। ये स्वतंत्रता के बाद जो खिचड़ी बनी है ना, उस खिचड़ी में हमको कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम क्या चाहते हैं, और लेडीज क्या चाहती हैं, जेंट्स क्या चाहते हैं, धर्म के लोग क्या चाहते हैं, कौन सा धर्म फॉलो करें, कौन सा नहीं करें। ये सारा ये बहुत, इसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल काम हो गया है, क्योंकि इतने लोगों की इन्वेजन हो गई है ना बीच में, और इतने लोग दबाए गए हैं पैसे की वजह से, गरीबी की वजह से। वो गरीबी है पॉपुलेशन की वजह से। और एज ए डॉक्टर मैं बोलूंगी, एक रूल बना देना चाहिए, ये जो फ्री की चीजें मिलती हैं वो सिर्फ 1 या 2 बच्चे वालों को मिली जाए। उससे ज्यादा आप बच्चे करते हैं तो वो फ्री का, वो राशन फ्री का, हॉस्पिटल फ्री की, कपड़े और ये जो भी योजनाएं हैं वो उनको नहीं देनी चाहिए। कि अगर आप इतने बच्चे कर रहे हो तो सब, उसके लिए कौन टैक्स पेयर क्यों उनके लिए पे करे? इस तरह के रूल बनने चाहिए, पर इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। और हमारा देश बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, और कल्चर, संस्कृति, भाषा और ये फाइनेंशियल कंडीशन में इतना वेरिड है कि इसको संभालना बहुत मुश्किल काम है, और एक लाइन में नहीं कहा जा सकता कि ये गलत है या ये सही है। जय श्री कृष्ण। हाँ जी, चलिए ये बोलेंगी हरकेश बुगालिया। हाँ जी, बोलिए आप। नहीं बोल रहे। जी नहीं, मैं तो हाँ सुन जी, रहा हूँ। बोलिए। नहीं, कोई कमेंट नहीं है आपकी?
नहीं, बहुत अच्छा लगा सुन के, नई चीजें की जानकारी मिली है। बस मैं तो सुनने के लिए आज जुड़ा हूँ। अच्छा ठीक है, ठीक है। हर्षा फिर जी दोबारा आप, कभी बात। हर्षा जी आप बोलिए। मुझे एक ही अभी चीज याद आता है कि जब हम लोग न्यूयॉर्क जाते थे, मेरे ग्रैंडसन को ट्रीटमेंट पहले बहुत बार गए वहां में, तो उन लोग बोलते थे न्यूयॉर्क इज अ मेल्टिंग पॉट ऑफ मैनकाइंड, बट नाउ आई थिंक इंडिया इज अ मेल्टिंग पॉट ऑफ मैनकाइंड, बिकॉज इधर में इतने सब वैरायटी ऑफ लोग, रिलीजन, एग्जिस्टेंस, जो नीलम जी कह रहे हैं, विच इज नॉट इजी. There are so many languages, so many cultures, so much of variance and invasion that somehow हम लोग 2 साल से तो स्लेवरी में ही रहे. पहले इंग्लिश लोग आए, उसके पहले वो आए सब, हम लोग के इन्वेडर्स, मुगल सब. तो वी हैव लॉस्ट आवर सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड आइडेंटिटी. तो ये जो चीज होता है ना कि अभी अपना रिकवर करना एंड टू स्टैंड अप लाइक व्हाट समव्हाट मोदी जी इज डूइंग दैट, कि अपने एक सेल्फ रिस्पेक्ट में आ जाना, वो अभी हम लोग आ रहे हैं. सो इट्स वी आर जस्ट न्यू बॉर्न बेबीज. अभी हम लोग को बहुत लंबा सफर है. सो यू नो, बट वी आर ऑन द वे. We are on the way. हम लोग का प्रेसिडेंट मुर्मू, who is from such a backward class, and she's been acknowledged with respect worldwide. तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज है कि we are advancing now very positively. But जो संस्कृति जो विकृत हो रही है, it is coming through the social media of television, films, which are spoiling the brains of the people. Because why they are making so many violent movies? इतना देखने में भी हमें त्रास छुटता है कि इतना सब क्या इन लोग बना रहे हैं और क्या फायदा है ये सब प्रोपोगेट करने का. और इसके लिए लोग जाते हैं एंटरटेनमेंट समझते हैं, तो दिस इज नॉट एंटरटेनमेंट. ये विकृति की तरफ हम लोग थोड़ा आगे भी बढ़ रहे हैं. सो दोनों तरफ से वी हैव टू नाउ डिस्क्रिमिनेट एंड मेक थिंग्स पॉजिटिव. और ये मीडिया, सोशल मीडिया, when film division has to take a very strong stand. If we want to future generations to be patient, loving, kind, what sort of movies and what sort of things should we make? इसलिए आजकल डिमांड फॉर ओल्ड मूवीज आर कमिंग आउट. बॉम्बे में तो हाउसफुल जा रहे हैं जो पुराने रोमांटिक मूवीज आ रहे हैं. लोग थक गए ये सब फाइटिंग से और सब पे, एंड दे वांट, द न्यू जनरेशन वांट्स टू नो what is true romance, what is true self-sacrifice, not just this studio fighting on the sets and then coming out and all rubbish that you see, no content. तो ये सब चीज अभी बहुत कभी-कभी डिस्टर्ब भी करती है. नहीं, ये तो जो चीज़ है हर्षा जी, ये तो जो चीज़ है, जैसे ये जो ये बोलते हैं ना सोनपाल जी की विज्ञान वाली जो चीज़ हो गई या मीडिया हो गई, ये चीज़ हो गई, तो इससे जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो तो चली ही जाती है ना. मेन तो प्रॉब्लम यहाँ थोड़ी ना है कि ये जो है ये बना रहे क्या है या नहीं है. ये तो अपनी आत्म जागृति की कमी है ना. ये तो आप ये थोड़ी ना कह सकते हैं कि उसको ना बनाएं. जैसे किसी मनुष्य को ये थोड़ी ना कह सकते हैं कि तुम मार्केट में इस तरीके का मटेरियल थ्रो मत करो. वो थ्रो के लिए उसको जगाना पड़ेगा कि तू जग जा, फिर तेरे को पता चल जाएगा क्या मटेरियल करना चाहिए तेरे को. तो बात वो है जागृत करने की बात है, जागृत करने की. तो इसमें रिस्पांसिबिलिटी ऑफ दोस हु आर फिल्म डिवीजन, तो मेन जगाने वाली जो अपन लोग जो जिस तरीके से करते हैं ना, तो जगाने वाला ये मैक्सिमम लोगों को जगाने की कोशिश करें कि आप कौन हो, अपने स्वरूप से परिचित हो. मतलब तभी पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगी कोई भी चीज. नहीं सही बात है. और ये हम मुझे इसलिए ख्याल आता है कि जो लाइफ ऑफ पी, वो पिक्चर जो बना था ना कितना सालों पहले, तो वो पौंडीचेरी में शूट हुआ था. साथ उधर में जिस्म भी शूट हुआ था, जो डिफरेंट मोड, बट टू शेड्स ऑफ द सेम थिंग, यू नो, व्हिच वी सी इन वन प्लेस. बट दूसरा ये है कि जैसे ये जो भारी वर्ल्ड की जो भारी जो चीजों को देखते हैं ना, वो भारी तौर के जो लोग जो जीते हैं वो मटेरियल करके जीते हैं. जैसे वो वैल्यूज की जो बात हो रही है ना कि उसको वैल्यू दे दें और उसको नहीं दे दें वैल्यू, तो वो वैल्यू हमारे उसमें मूल्य के ऊपर आधारित होती थी कि किसी की चैतन्य से डिसाइड होता था मूल्य, ना कि फिजिकल बॉडी से किसी का मूल्य डिसाइड होता. तो ये भारी जो जिंदगी है ना, वो एक कवर वाली जिंदगी है कि कवर को आप सुधार दो, कवर को आप इज्जत दे दो. हमारे यहाँ जो बेसिक जो मूल्य दिया जाता था वो इंसान की चेतना को दिया जाता था. तो उसमें तो आप कम और ज्यादा बताएंगे ही ना, किसकी चेतना ऊपर के लेवल की है, किसकी नीचे की. तो उसको करते हुए में वो वहां पर गिरावट आई है इंडिया में. वो गिरापन जो आया है वो वहां पर आया है, ना कि उस पे. तो फिजिकल वाली तो चीजें कुछ भी मैटर नहीं होती, कवर कैसा भी है नहीं है कुछ मैटर नहीं करती. लेकिन हम लोग खुद ही वैल्यू देने लग गए उस चीज को, हम लोग उसको उस तरीके से तोलते हैं चीज को, तो फिर वो वहां पर गड़बड़ आई है मेन मेरे हिसाब से. जी श्वेता जी. हाँ जी, सभी को थोड़ा थोड़ा टाइम दे दीजिए. हाँ जी बिल्कुल. ये बोलेंगे. मंजू जी आप बताइए. मैं तो खाली सुनने के लिए ही खोली थी. अच्छा ठीक है.
और कौन है आप? कबीर सोशल मीडिया, ये इस नाम से हैं, तो ये अनम्यूट करके बोलें। नहीं, चलो मोना आप बोलो। फिर अपना परिचय तो दे दें, ये हम पहचान नहीं पाए कभी सोशल मीडिया में कौन है। हाँ, ये इन्होंने अनम्यूट नहीं किया अभी। हाँ, आपकी हेलो हाँ जी, हाँ जी, बोलिए, आप बोलिए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। सुरेश जी कह रहे हैं। हाँ जी, मेरा आवाज आ रहा है? आ रही है, बिल्कुल। हाँ आ रहा है। अच्छा जी, मेरा नाम राकेश यादव है और मैं अभी कहानियां लिखता हूँ घूम घूम के। तो बस मैं अभी एक्सपीरियंस कर रहा था आप लोगों के साथ में। आप किस टाइप की कहानियां लिखते हैं, जरा बताएं। जी, ज्यादातर तो मैं वॉकिंग नरेटिव लिखता हूँ। जिस तरीके का समाज में परिप्रेक्ष्य में जो कहानियां फैली हुई है, जो पहुंच नहीं पाती है, जैसे पर्यावरण हुआ या फिर सामाजिक संस्थाओं के काम हुए या फिर सामाजिक संस्थाएं जो अपने प्रोग्राम्स कर रही है, उनके अंदर किस तरीके के बदलाव आ रहे हैं, परिणाम जो समाज को एक अलग ही दृष्टिकोण और नजरिया स्थापित करने के लिए दे रहे हैं, उस तरीके की कहानियां। और खास करके कुछ अलग जो लेख हैं, जो सांप्रदायिक लेख हैं या फिर जो जमीन से जुड़े हुए हैं, जो जंगल से जुड़े हुए हैं, जो लोगों से जुड़े हुए हैं, जो आर्ट से जुड़े हुए हैं, जो कला से जुड़े हुए हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया है। तो हाँ जी, चलिए, बहुत बढ़िया। प्रदीप जी आप बोलिए, प्रदीप यादव। हाँ जी, अनम्यूट करके बोलिए। प्रदीप यादव अनम्यूट करके बोलिए प्लीज। नहीं, सोनपाल जी आप बोलिए। सबसे पहले तो सुरेश जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। आपने हमें आज तुर्की की यात्रा कराई। जलालुद्दीन रूमी के सूफी नृत्य के वो 7 स्टेप्स बताए, वो वोहरान कमाल और इब्राहिम बलवंत को कैसे बना वो बताया। अमेरिका के बारे में भी, जापान वो अपनी कमियां और भूल स्वीकार कर लेते हैं वो बताया। बाद में वहां पे कबीर की आपने बहुत छोटे में एक समुद्र जैसी बातें आज हमें की है, तो उसके लिए मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। दूसरी बात, विमी जी ने शुरुआत की उस स्त्री और पुरुष विषमता की और भारत की, फिर उसमें नीलम जी ने वो गरीबी वाली बात बताई, वस्ती की बात बताई कि पॉपुलेशन हमारा, लेकिन मुझे ये सब समस्या नहीं लग रही है। और दूसरा ये चीज है कि हमारे वहाँ जो वस्ती ज्यादा है, दुनिया के 140 करोड़ लोग हम हैं, और हम हमारे वहाँ सेक्स के लिए एक बहुत अच्छा शब्द यूज किया जाता है, संभोग। तो वहां पे तो स्त्री को हमने सम दर्जे पे ही रखा है। दूसरा कि ये स्त्री जो है वो मुझे हमेशा लिंग से परे दिखी है, वो एक चित्त की मनोदशा लगी है, बॉडी में नहीं लगा है मुझे कभी स्त्री और पुरुष। वो एक चित्त की अवस्था होती है जो कभी स्त्री की फीलिंग में लगता है और कभी पुरुष की फीलिंग में लगता है। और समस्या वस्ती ज्यादा है या अमेरिका में वस्ती कम है, वो समस्या ही नहीं लगती मुझे तो, क्योंकि हर युग की अपनी अपनी कहानी होती है, जो फुटप्रिंट्स होती है वो समय के ऊपर हम छाप देते हैं। असल में समस्या हमारे मन के कोने का एक छोटा सा अंधेरा है। आप दृष्टिकोण बदलेंगे ना तो वहां पे पूरा उजाला ही दिखेगा। मुझे कभी भी ये सब लड़ना लगा ही नहीं कि स्त्री पीछे है या पुरुष आगे है, लेकिन समाज में जो दिखता है, तो आज मैं कहना चाहता हूँ कि अभी जो रिवर्स गियर की एक सिस्टम चल रही है, एक जमाना था जहाँ पे स्त्री दबी हुई थी, अभी स्त्री घर से बाहर निकली है आजादी की, जब अभी बॉडी वाली स्त्री की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहां पे मैं तो ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि अभी एज अ पुरुष मेरे घर के 4-5 स्त्रियों में मुझे प्रोटेक्शन चाहिए, क्योंकि अभी ऐसा युग आ रहा है, क्योंकि जो स्प्रिंग दबी हुई थी ना, जो आघात प्रत्याघात का न्यूटन का जो नियम है ना, उसमें अभी स्त्री रिवर्स गियर में जो इफेक्ट आ रही है ना, उसकी जो तरंगे जो निकली है उसको फिर सेटल होने में, स्थितिस्थापकता में उसको टाइम लगता है ना, तो अभी तो पुरुषों को प्रोटेक्शन चाहिए। मुझे पर्सनली ये फील हो रहा है, क्योंकि स्त्री जो वर्षों से दबी हुई थी और अभी बाहर निकलती है, तो सबसे पहले तो आवेश और आवेग निकलेगा। उस आवेश और आवेग निकल के समय इस दुनिया में जो भी पुरुष उनके साथ वो समय पे रहे, मेरी सहानुभूति उनके साथ ज्यादा है,
फिर आने वाला समय आएगा, वहां पे तरंगे फिर शांत हो जाएगी और फिर वापस समकक्षता की बातें आएगी। ये तो समय चक्र है जो फिरता जाएगा। लेकिन सबसे छोटी आवृत्ति जो है आज का दिन, उसमें हम कैसे कबीर को, रूमी को, नाजिम हिकमत को, और मैं तो थोड़ा आगे होके कहूँ कि सुरेश जी को कितना अपने जीवन में आज दिखा पाए पूरे दिन में। बस ये छोटी छोटी बातें देखेंगे तो छोटी बातों को ही नजरअंदाज करने का हम गलती कर देते हैं। बाकी छोटी बातें, एकदम छोटी छोटी बातें जो पूरे दिन में बहुत बार हमारे आमने से जाती है, उसे जी भर के जी ले तो कबीर, नाजिर हिकमत, गुरु नानक सब हमें मिलते हैं यहीं पे इसी जन्म में। बस ये छोटी सी बात शेयर करना चाहता था। बहुत ही सुंदर बोला आपने, बहुत ही बढ़िया जी। अब ये कौन बचा है? एक मिनट, प्रदीप यादव। हाँ, कोई बोलना चाह रहा है? हाँ जी। हाँ, मैं एक बोलूंगी। हाँ जी। सुरेश जी जैसे लोग जो हिम्मत करते हैं पुराने और आधुनिक और पुराने को समझने की और उसके हिसाब से चेंजेस लाने की, हम लोगों को जो क्वाइट बैठे हैं अपने घरों में एंजॉय कर रहे हैं, हम लोगों को ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए और छोटे ग्रुप से थोड़ा बड़ा होने की कोशिश करनी चाहिए। और जो और लोग हैं सुरेश जी जैसे, उनको एनकरेज करके जगह जगह ऐसे सुरेश जी को मान लो एक सेंटर ले लिया जाए, ऐसे और सेंटर बनने चाहिए और हम लोगों को सपोर्ट करके ऐसे लीडर्स को सपोर्ट करके धीरे धीरे चेंजेस आएंगे। एटलीस्ट हम अपने लेवल पे जो चेंजेस ला सकते हैं हमें करना चाहिए। सुरेश जी, ये मैं सुरेश जी को धन्यवाद दूंगी आज जो इन्होंने हमको एनलाइटन करा है और हिम्मत करी है कि वहां जाके तुर्की में, अमेरिका में जाके अपने जो विचार हैं वहां पे व्यक्त करे हैं और भारत का वहां पे प्रेजेंटेशन करा। ऐसे और नीलमा जी, ये तो आप लोगों की ग्रेटनेस है जो आपके अंदर से मेरे लिए इतने सद्भावना की बात निकलती है। मैं तो बहुत ही सरल और सरलता से चीजों को समझने की कोशिश करता हूँ और अपने इस ग्रुप में से कम आप तो हैं ही जिन्होंने मेरा जीवन देखा है। तो दूसरी बात ये है कि मैं अमेरिका में भी करीब 700 लोगों को जोड़कर आया हूँ। जो एक ग्रुप हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, उसमें जब मैंने उसको इंट्रोड्यूस किया तो धीरे धीरे 700 लोग जुड़ गए उसमें। तो आप मैं सुरेश जी जो आप कह रहे हैं और नीलम जी जो कह रही है ना, मैं उसको उस नज़र से नहीं देखती कि ये जो जैसे आपने किया या उन्होंने किया या नहीं किया, बात वो नहीं है। बात ये है कि आपका जैसे जो अमृत भरा हुआ जो कलश होता है ना, तो उससे अमृत छलकता है। तो आपने किया नहीं किया मैटर वो नहीं है। आप जो वहाँ से जो भर के आए थे वो आपने वो चीज़ हमारे अंदर उड़े ली। तो मैटर ये चीज़ करती है, वो आपके सहज भाव से जब तक वो सहजता है ना, तो जब तक बस वो पूजनीय है। जो ये जो जैसे जो संसार हमें उसमें कर देता है ना कि जैसे हमने कुछ किया करके जैसे ही शब्द आता है ना, तो वो चीज़ जो होती है वो अहंकार की वो आ जाती है उसमें। ये जो चीज़ है ना, जैसे एक सहजता से आपका अंदर इतना घड़ा भर गया था कि आपने अमृत कलश में जो अमृत भरा हुआ है आपका, वो हम उसके पात्र बने। तो उस चीज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट बात करें। हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ, जब तक वृक्ष मतलब सबसे पहले तो खुद को भरना जरूरी है जी। यदि हम संतृप्त हो जाते हैं तो फिर जो जिसे कहते हैं ना कि लेवरेज होता है ना, मेरा मतलब हमारा आपसे जो रिलेशन है ना, आपसे रिलेशन ऐसा है कि आपके अंदर प्रेम तत्व से आप हमारे ऊपर प्रेम तत्व की वर्षा कर रहे हैं। हमारे साथ वो नहीं है रिलेशन की करना चाहिए नहीं चाहिए वाला नहीं है लेना देना। हम तो आपको जबरदस्ती भी बुलाएंगे, मतलब नहीं, आपका ये जो स्वीकार भाव है ना, उसकी वजह से हम मिलते हैं। हाँ, ये जैसे एक अंदर जो वर्षा है ना, जो इंसान इतना भर के आया है, तो वो जैसे अपना जो आनंद है वो उड़ेलना चाहता है कहीं, तो वो आनंद से निकली हुई जो बातें होती हैं, बस वही चीज़ बाती है। और बाकी तो ये जो करना कराने वाली बात जहाँ पर आ जाती है, तो करने कराने वाली बात तो सारी सिर्फ अहंकार की होती है और कुछ लेना देना होता नहीं है उससे। जैसे मेरी अपने अनुभव के मेरे अंदर से भी ये जैसे शब्द बने, ये बातचीत के बाद में बने, तो मैंने सोचा कि ये चीज़ बोलना जरूरी है, तो ये मैंने बोले। चलिए, और हाँ जी, कबीर यात्रा में जब इस बार हम फरवरी 25 में थे, तो सुरेश जी का सूत्र संचालन का स्वरूप तो मैंने देखा ही,
लेकिन रात को 10:30 बजे एक अनजान आदमी को उज्जैन से ट्रेन पकड़ना था, तो उसको अपना निजी कार्यक्रम छोड़ के अपनी गाड़ी में बिठा के बस स्टैंड लाके बस में बिठा के गाड़ी पकड़ाते हैं। वो अनजान आदमी मैं हूँ। नहीं, वो जो क्या है सोनपाल जी, आप जो है ना, आप तो हैं ही, वो सुरेश जी ने करा नहीं है आपके लिए, उनके आनंद से निकली, उनके लिए ये आनंदित अपने आप में होना था, उनके होने से निकलती है ये चीज। बस होने से ही तो बात बनती है, होने से निकलती है। उन्होंने ऐसा करके नहीं किया कि कोई अनजान है और उसको लेने जा रहा हूँ करके। लेकिन उनका जो सूत्र संचालन था और उनका कहना कथना सब एक है। वो मैं साथ में लेके आया, वही बात है। तो इसी कारण ही तो हम सुरेश जी का जो वो मूल्य है ना, वो परमात्मा की तरह से मूल्य करती हूँ मैं उनका मतलब अंदर से मैं बात कर रही हूँ कि बाहरी तौर की तो कुछ भी मैटर नहीं करती, लेकिन एक हृदय तत्व जो होता है ना, इनके अंदर ईगो का जो वो है ना अंश मात्र, वो परमात्मा के साथ मिली हुई वाला है इनका। क्योंकि नहीं तो ये हमारे ग्रुप में, जैसे अब बिम्मी जी ने इनसे रिक्वेस्ट करी तो ये इन्होंने हमारे साथ में किया सेशन, तो वो चीज़ तो इनकी स्टार्टिंग से पहले दिन से ही पता चल गई थी। बिल्कुल, ये तो है ही। एक लाइन मैं बोलूंगी जी बोलिए। ग्रुप में जो और मैं 71 हूँ और अब तो मैं ऊपर को जाने की तैयारी कर रही हूँ, और इस ग्रुप में और जो यंग लोग हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि सुरेश जी को फॉलो करके उनसे गाइडेंस लेके अपने अपने लेवल पे, अपने अपने एरिया में इस काम को बढ़ाएं। मैं जितना कर सकती हूँ मैं कोशिश करूंगी अपने लेवल पे, पर मेरी हाँ जी, वो ऊपर नहीं नीचे भी है। हाँ सोनपाल जी, नहीं आप ऊपर जाने की बात कर रहे हैं ना, तो नीचे भी वही है। जी नीचे अभी बहुत टाइम है। अभी इनको ले लीजिए, पुरुषोत्तम जी को, और कौन बचा? बिमी जी, ये आईफोन पर कौन है? जी नमस्ते। हाँ बोलिए पुरुषोत्तम। जी मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। मैं अभी लास्ट में ही जुड़ा हूँ, परंतु मैं आदरणीय गुरुजी, मेरे प्रेरणा स्रोत डॉक्टर श्री सुरेश जी पटेल जी के अभी मेरा नाम लेना बंद कर दीजिए, आप मेरी जगह अपना नाम ले लिया करिए। नहीं सर, वो महत्वपूर्ण है, प्रेरणा देने वाला। तो वृक्ष भी होता है सर, बिना कब तक करते रहेंगे, है ना? वृक्ष से प्रेरणा मिलती, नदी से प्रेरणा मिलती, आसमान से मिलती, हवा से मिलती, तो हम हवा कब तक बोलेंगे? जिसको प्रेरणा मिलती है नहीं सर, इंसान और इंसान से भी प्रेरणा मिलती है, मुझे ऐसा लगता है। और अब आपको हम गुरु मानते ही हैं, तो मेरे लिए बोलना वाजिब है, वो फिर आपका बड़प्पन है। अब तो अपनी बात कही। पर अभी बस यही है कि अभी जैसे कि मैडम ने बोला था, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं सर का बिल्कुल आशीर्वाद देना चाहूंगा, क्योंकि अभी मैं साहिब कबीर पर PhD कर रहा हूँ, तो बिल्कुल उनका आशीर्वाद मेरे साथ रहेगा ही सही। और सर ने अमेरिका में भी साहिब कबीर की वाणी का जो प्रचार प्रसार किया है, जैसा कि उन्होंने कहा था कि मैं 700 लोगों का एक ग्रुप बनाया है, तो ये मेरे लिए और हम सबके लिए बेहद खुशी का विषय है। और बहुत मैं आनंदित हो रहा हूँ अंदर से कि सर ने वहां जाकर साहिब कबीर की वाणी को रखा, और आने वाले समय में हो सकता है हमें भी इस तरह की बात रखने का अवसर मिलेगा और सर का आशीर्वचन मिलता रहेगा। थैंक यू। हाँ जी, कोई और किसी को कुछ कहना है? अब समाप्त करें, काफी टाइम हो गया, समाप्ति करते हैं। ओके जी, जय श्री कृष्णा। चलिए, थैंक यू सुरेश जी। थैंक यू आप सभी को। सुरेश जी, थैंक यू सो मच। मुझे तो आश्चर्य लगता है कि आज के जमाने में 1 घंटा सवा घंटा हो जाता है, और आप लोग इतना सवेरे का समय सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसके बावजूद भी आप लोग इतना समय देते हैं। और मेरे बातचीत में कभी कोई त्रुटि हो जाए तो उसके लिए माफ करिएगा। नहीं ये नहीं आपसे तो बहुत सीखने को मिलता है, मतलब हो जाता है। हाँ, और इतना कुछ, मतलब आप इतना गहराई में उतर के किसी चीज को समझते हो
और वही जो कहा ना कि आप उसको, उस ज्ञान को जो आप समेट के आए हो, वो आप हमारे इधर उड़ेल रहे हो, मतलब हमें जागृत कर रहे हो। और वो भी बिल्कुल मतलब जैसे वो बह रहा है आपका ज्ञान, आप कहीं पर भी वो जैसे कहीं पर वो बांध नहीं है, आप बिल्कुल फ्लो में आप शेयर कर रहे हो, मतलब बहुत सुंदर। आज का सेशन तो बहुत अच्छा था। आज के सेशन का नाम दे देता हूँ बकलावा। वहाँ का एक मिष्ठान है, टर्किश मिठाई है ना, टर्किश मिठाई है बकलावा। हम लोगों ने बहुत खाया है, सऊदी अरब में बहुत खाते थे हम लोग। चलिए। मेरा ना कल एक सेशन कल था यहाँ पर इस्लामिक सेंटर में था, रूमी मीट्स कबीर, वो था, वो मिस हो गया। मैं उसमें रह गई कि अभी हम यहाँ पे एक सूफी नृत्य तैयार कर रहे हैं इंदौर में। अभी हमारा जो नृत्य ग्रुप है उसको हमने कहा है कि आप उसको एक्चुअल सेंस के साथ तैयार करो। मतलब अभी तो लोग ऐसा है कि बस सूफी नृत्य हो रहा है, नाच रहे हैं लोग, सूफी नृत्य कर रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा जब आपने वो जो सात पूरी बताए ना, किस तरह से डांस के पीछे भी कितना थॉट गया हुआ है। एक स्टेप के ऊपर हाथ ऊपर क्यों है, एक हाथ ऊपर क्यों है, एक हाथ नीचे क्यों है, क्यों गोल घूम रहे हैं, और मतलब वो उसका, और जब वो ज्ञान उसका वो उतर जाता होगा ना इनमें, ये जो करते भी हैं, तो वो अपने आप ही वो मतलब उसमें ना जैसे रंग है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही चलिए, थैंक यू सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा, जय श्री